प्रिय विद्यार्थियों, हम सिल्वर वेडिंग कहानी पढ़ रहे थे कि यशोधर बाबू जो बिरला मंदिर के पीछे लॉन में गीता पर प्रवचन महात्मा जी सुना रहे थे, वो सुन रहे थे, लेकिन उनका मन प्रवचन में नहीं लग पा रहा था। अपने मन को समझाने के बाद भी पुनः जब उस प्रवचन के दौरान जनार्दन शब्द आया तो अपने जीजा जी की याद आ जाती है कि वो बीमार हैं और वहाँ मुझे जाना होगा। और जब वहाँ जाने के लिए पैसे या उनकी मदद के लिए पैसे देने की बात आती है तो उनका बड़ा बेटा जब उन्हें कहता है कि बुआ को भेजने के लिए मैं बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा, और यशोधर बाबू उसे भी यही कहते हैं कि मेरी इतनी साख है, इज्जत है, सम्मान है मेरा समाज में कि मैं किसी से 100 रुपये भी उधार ले सकता हूँ। उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी राशि होती थी। तो कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं दोगे तो मैं किसी से उधार लेकर भी और मैं मदद के लिए वहाँ पैसा भेज सकता हूँ। यशोधर जी का एक नारा था कि हमारा तो सैब ही ऐसा ठहरा, या सैब का अर्थ है बोल चाल का तरीका। हमारा बोल चाल का तरीका ऐसा ही था और हमें यह परंपरा विरासत में मिली है। जब भी वो ऐसे कहते थे कि हमारा तो बोलचाल का तरीका यही है और परंपरा हमें विरासत में मिली है। यहाँ विरासत का मतलब जो किसंदा से उन्होंने सीखा था, ठीक है, उसी तरह ये अपना बोलचाल का तरीका अपनाए हुए थे। और किसंदा के विषय में ही ये कह रहे हैं कि हमें ये परंपरा विरासत में मिल रही है। जबकि वो किसंदा से मिली हुई बातें थी तो पत्नी बहुत चिढ़ती है और वास्तव में सही भी है। पत्नी यही कहती है और उसका कहना सही भी है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ भी नहीं है, क्योंकि माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में गांव छोड़ करके विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा ये आ गए थे। यहाँ बुआ का कोई लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जिससे ये कोई संस्कार और परंपरा की बातें यहाँ से सीख पाते। और यहाँ जैसे अल्मोड़ा से मैट्रिक पास की तो ये पुनः दिल्ली आ गए और यहाँ आने के बाद ये कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ रहे, जो किसंदा है, इनके जो गुरु हैं, इनके जो आदर्श है कृष्णानंद या किसंदा, उनके साथ भी ये दिल्ली में रहे। तो ये भी अविवाहित थे, यहाँ भी इन्हें परिवार नहीं मिला। कुंवारे की गृहस्थी में परिवार में देखने को क्या होता है, कोई होता ही नहीं है। इसलिए पत्नी आग्रह पूर्वक इनसे कहती है, कुछ नहीं, तुम उन किसंदा के मुख से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। जब भी यशोधर जी कहते हैं कि हमारा तो सेपी ऐसा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है, तो पत्नी चिढ़ जाती थी, क्योंकि परंपरा से ये बातें तुम्हारे पास थी नहीं, परिवार में तुम कभी रहे नहीं, और किसंदा की सुनी सुनाई ये बातें हैं जिन्हें तुम परंपरा बनाए हुए हो, ऐसा कहकर के और पत्नी चिढ़ने लग जाती थी। किसंदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ था, क्योंकि उनके पास शरण लेने के लिए जो भी आते थे वो गांव के ही कुछ लोग होते थे जो उनके पास ठहरते थे, और वो जो भी कहते थे किसंदा उसे मान लेते थे, और उसी के आधार पर किसंदा आपको जो भी कह देते थे उसे तुम परंपरा मान करके निभाना चाह रहे हो, ये सही नहीं है। दिल्ली आकर के उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। पत्नी का ये कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो।
कहने का मतलब किसनदा कभी परिवार में रहे नहीं, कभी युवा अवस्था की बातें उन्होंने सीखी नहीं है, अकेले रहे। तो जवान लोगों में क्या क्या होना चाहिए, जवान लोगों को क्या क्या करना चाहिए, कभी उन्होंने ये सीखा ही नहीं। इसलिए खुद भी बूढ़ों जैसी आदतें बनाए रखी उन्होंने, और वही बातें तुम्हें वो सिखाया है उन्होंने। इसलिए उनके जैसा बुढ़ापा तुम क्यों ओढ़ते हो, क्यों स्वीकार करते हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है, अर्थात मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं थे। हम हफ्ते में अर्थात एक सप्ताह में दो दो सिनेमा देखने जाते थे, अर्थात एक सप्ताह में 2 बार तो हम सिनेमा हॉल जाते थे फिल्म देखने। तुम गजल भी गाते थे और सहगल के गाने भी। तो तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं। यशोधर बाबू भी इस बात को पत्नी से सुनकर स्वीकार करते हैं कि वास्तव में उनमें कुछ परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन वे समझते भी हैं कि उम्र के साथ साथ अब बुजुर्गियत आना ठीक ही है, कि अब मेरी उम्र जैसी हो गई है, वास्तव में बुजुर्गों वाली बातें अब मुझे स्वीकार करना ही चाहिए। पत्नी से वे कहते हैं कि जिस तरह तुम बुढ़िया काल में बगैर बाह का ब्लाउज पहनती हो, रसोई के बाहर भी बैठ करके दाल भात खा लेती हो, ऊंची हिल वाली सैंडल पहनती हो, ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर तुमने शुरू कर दिए हैं। मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, मुझे अनुचित लगते हैं, मुझे ये ठीक नहीं लगते हैं। जब यशोधर बाबू को उनकी पत्नी डांटती है कि तुम ऐसी चीजें किस अंदाज से सीखकर अपने आप पर क्यों लागू करते हो, तो यशोधर बाबू भी उन्हें इस तरह कहते हैं कि तुम भी बुढ़िया काल में ये सारी चीजें क्यों अपनाती हो। एनीवे, फिर भी मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, जैसा तुम चाहती हो वैसा करो, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा। देयरफॉर फिर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यशोधर बाबू उन्हें अपनी पत्नी को कह देते हैं। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपनी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहां ये प्रवचन सुन रहे हैं लेकिन ध्यान प्रवचन में नहीं होकर के पारिवारिक चिंतन में इनका लगा हुआ था, तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब ये थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करते, ईश्वर का ध्यान करते, तब भी इनका मन किसी परम सत्ता में नहीं लगता, ईश्वर की तरफ इनका मन नहीं रहता था, इसी परिवार में लीन होता था। यशोधर जी चाहते थे कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, किस तरह से हम संध्या वंदन करें, किस तरह से भगवान का ध्यान हो सकता है, ये हम किसी से सीखें। तथा साथ ही वह अपने से ये भी कहते हैं, परहैप्स शायद ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर है, उचित है। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीजें, वानप्रस्थ जो आश्रम होता है उसके लिए ही ये चीजें स्थगित की जा सकती है, ठीक रहेगी। हम ये चीजें बाद में सीखेंगे। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर्ड होकर। वो सोच रहे हैं कि जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो अपने गांव पुश्तैनी गांव ही चलेंगे, वहीं रहेंगे। फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जो मूर्खों की भीड़ है इससे हम दूर जाकर के रहेंगे। इस तरह की तमाम यानी सभी बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसंदा के शब्दों में और उन्हीं के लहजे में कहा करते थे। देखिए, किसंदा को पैदाइशी बुजुर्गवार कहा क्योंकि कभी वो परिवार में रहे नहीं, और जब अविवाहित भी थे तो भी किसी परिवार में ये नहीं रह पाए, और इसलिए अनुभव
के आधार पर ये जो भी बातें बताते हैं वो अनुभव की बातें बताते हैं, इसलिए इन्हें बुजुर्गवार की, जो व्यक्ति बुजुर्ग होने पर जो अनुभव बताता है वैसे अनुभव किसंदा भी बताते थे। और ऐसा कहकर के उनकी तरह वह झेपी सी नकली सी हंसी वो हंसते हैं। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम को उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते थे। यशोधर बाबू हर दूसरी शाम को उनके घर जाते थे, उनके क्वार्टर में जाते थे। स्वयं किसंदा हर सुबह सैर से लौटते हुए, जब प्रातःकालीन भ्रमण के लिए किसंदा रोज निकलते थे, तो अपने इस मानस पुत्र, मन से इसे पुत्र के समान मानते थे, तो इसकी क्वार्टर में भी झांकते थे। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, भाऊ का अर्थ यहाँ बच्चा, कि मेरा बच्चा हेल्दी स्वस्थ, वेल्दी धनी, एंड वाइज और बुद्धिमान बन रहा है, ऐसा वो आशीर्वाद देते ही थे। यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी, देर से उठते थे ये। किसंदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ में सैर में ले जाना शुरू किया। प्रातःकालीन भ्रमण के लिए इन्हें जल्दी उठाकर ले जाना शुरू किया। और यह एक मंत्र भी दिया इन्हें, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी ही उठ जाना चाहिए। मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज, इससे एक आदमी स्वस्थ और बुद्धिमान बनता है। ये मंत्र भी किसंदा ने यशोधर बाबू को दिया था। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लग गए थे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किसंदा ने यह देखना रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सुबह जल्दी उठता है कि नहीं। किसंदा ये देखते थे वास्तव में कि यशोधर बाबू उठ रहे हैं जल्दी या नहीं। यशोधर बाबू को यहाँ पर अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता, बच्चा कहता, क्योंकि बहुत छोटे थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। हर सवेरे वह किसंदा से अनुरोध करते कि आप चाय पी करके जाओ, और किसंदा कभी कभार इस अनुरोध की रक्षा भी कर देते थे। अर्थात यशोधर बाबू के घर या क्वार्टर में वो रुकते थे और फिर चाय पानी का जो निवेदन था उसे स्वीकार कर लेते थे। किसंदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किसंदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकलने वाली किसंदा की ही है। यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि किसंदा की कौन सी छवि है जो यशोधर बाबू के मन में बसी हुई है। सुबह सैर पर भ्रमण के लिए जो निकलते थे वो छवि, कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने हुए, सिर पर गोल विलायती टोपी विदेशी टोपी लगाए हुए, पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में एक छड़ी जो कुत्तों को भगाने के लिए रखते थे। ये जो स्वरूप है, ये जो छवि है किसंदा की, वो यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य, घनिष्ठ परम शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किसंदा के चले जाने के बाद उन्होंने उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की। जब किसंदा रिटायर्ड हो गए, किसी ने किसंदा को अपने पास नहीं रखा तो ये अपने गांव को चले गए, और इनके जाने के बाद जो कार्यक्रम, जो उत्सव किसंदा यहाँ मनाते थे, उस परंपरा को फिर यशोधर बाबू ने निभाने की कोशिश की। किसंदा के चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को भी नाराज किया।
जैसे घर में होली गंवाना, जनेऊ पूर्णिमा अर्थात जनेऊ पूर्णिमा जो रक्षाबंधन को हम कहते हैं, उस दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना। कुमाऊनी जो संस्कारवान युवा थे, जनेऊ धारण करते थे, उनको जनेऊ बदलवाने का जो अनुष्ठान होता था उसके लिए अपने घर बुला लेते थे। रामलीला की तालीम शिक्षा के लिए अपने क्वार्टर का एक कमरा ही दे देते थे। ये और ऐसे ही कई और काम थे जो यशोधर बाबू ने किसंदा से विरासत में ले लिए थे। जैसा किसंदा करते थे, आज यशोधर बाबू उन्हें निभाने का प्रयास कर रहे हैं, और पत्नी और जो बच्चे हैं उनको ये पसंद नहीं है। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। और बदतर तो यही है कि इन आयोजनों के लिए समाज में अब कोई खास उत्साह भी नहीं रहा था, फिर भी ये उसे बनाए रखना चाह रहे थे। यशोधर बाबू चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। यहां से भी प्रश्न बनता है कि यशोधर बाबू ये चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, इसके लिए वो क्या करते थे? तो हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि समाज में जो उत्सव जो आयोजन होते थे, अब समाज में खास उत्साह नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उनका आयोजन ये करवाते थे। और ये जो कार्यक्रम थे, जैसे घर में होली गंवाना, जनेऊ पूर्णिमा पर कुमाऊनियों का संस्कार करवाना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का कमरा देना, ये और ऐसे और काम वो इसीलिए करते थे कि अब मुझे समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह भी ले, जिस तरह मैं किसंदा से लिया करता था। अब यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं, लोकतांत्रिक बाबू हैं। हरगिज ये दुराग्रह भी नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझ ले, कि जैसा मैं कहूं वैसे के वैसे ही मेरे बच्चे माने, ऐसा भी यशोधर बाबू नहीं चाहते थे। लेकिन ये भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। लेकिन ये थोड़ा यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता कि बच्चे मुझसे कोई सलाह नहीं लेते हैं, अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ठहरा बेटा। अपने बच्चे को समझाते हैं कि निश्चित रूप से ज्ञान तुम्हारे अंदर होगा, मेरे से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अनुभव का कोई दूसरा विकल्प कभी नहीं होता है, और अनुभव मेरे अंदर तुमसे बहुत ज़्यादा है। मानो न मानो, झूठे मुँह से इसे एक बार पूछ तो लिया करो। ऐसा यशोधर बाबू अपने बच्चों से कहते हैं, और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बप्पा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछी जाए। अब प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। पहाड़गंज में जो सब्जी मंडी है वहाँ पर गए। ये प्रतिदिन का इनका कार्यक्रम ऐसा ही होता था कि बिरला मंदिर में जाते और वहाँ कोई प्रवचन होते, सुनने के बाद फिर वो पहाड़गंज सब्जी मंडी जाते थे। तो उसी तरह आज भी प्रवचन सुनने के बाद सब्जी मंडी आ गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से ये प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जियां लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। यशोधर बाबू चाहते तो ये थे कि मेरे बेटे अब बड़े हो गए, ऐसा प्रस्ताव जो ये सारे काम मैं कर रहा हूँ वो अब ये प्रस्ताव खुद के लिए रखते कि अब हम कर देंगे। एक आध बार बेटों से खुद ने ही यशोधर बाबू ने ऐसा कहा
तो एक दूसरे को वो कहने लगे ये काम तुम कर लो, ये काम तुम करो, तुम क्यों नहीं करते हो। तो इतना कोहराम मचा, इतना शोर हुआ, लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा और भला कहा कि यशोधर बाबू अब इस विषय को उठाना भी नहीं चाहते हैं, उन्होंने बंदी कर दिया। ये सारा काम यशोधर बाबू आज भी स्वयं करते हैं। जब से उनका बेटा, बड़ा बेटा विज्ञापन कंपनी में नौकरी पर, बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य रहा है, बाबा हमारी समझ में नहीं आता किन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। ईजा को भी आराम हो जाएगा, माँ को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए ये भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। बाबा ये सब तुम क्यों करते हो, इनके लिए हम एक नौकर रख लेते हैं, उसका वेतन है मैं दे दूंगा। बड़ा बेटा इस तरह से उन्हें कहता है। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन है उनके हाथ में नहीं रखता है, और ये भी सही है कि वेतन स्वयं बेटे के हाथ में भी नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा सीधा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। यशोधर बाबू के मन में यही भाव थे कि ज्वाइंट अकाउंट मेरे साथ बेटा खोलता। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो सही, तिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि ये काम तो मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूं, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आप आलोचना कर रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, ऐसा वो बेटा कहता था। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना ही बना लिया था। अब धीरे धीरे यशोधर बाबू को लग रहा है जैसे मेरा जो सरकारी क्वार्टर मुझे मिला हुआ है, अब ऐसा लगने लगा है जैसे वो क्वार्टर मेरा नहीं, मेरे बेटे का हो गया है। क्यों? क्योंकि अपना वेतन अपने ढंग से इस घर पर वो खर्च करने लग गया। कभी यहाँ कारपेट बिछवा देता, कभी पर्दे लगवा देता, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनलप वाली डबल बेड लगवा रहे हैं, तो कभी सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी ये टीवी मैं आपके लिए लाया हूं। वो यही कहता है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छूना भी नहीं। अब मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे क्वार्टर उसका ही हो गया। ये भी अच्छी रही है। अब इनका एक नौकर भी इस घर में और रख लो। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए थोड़ी होगा। ऐसा यशोधर बाबू अपनी घरवाली को, अपनी पत्नी को समझाते हैं। काम सब अपने हाथ से ही ठीक होते हैं, नौकरों को सौंपा हुआ कारोबार भी चौपट हो जाता है। यशोधर बाबू ऐसा अपनी पत्नी से कहते हैं। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, अर्थात सुनती तो है लेकिन यशोधर बाबू की बातों की ओर वो ध्यान नहीं देती है, और सुनती है लेकिन चिढ़ती भी नहीं है। कहीं ना कहीं पत्नी को भी लगता है कि यशोधर बाबू जो कह रहे हैं वो बात उनकी सही है, इसलिए चिढ़ती भी नहीं है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए समीप लानों को पार करते हुए स्क्वायर के उस कोने में पहुंचते हैं जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए था। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा था वाईडी पंत, अर्थात यशोधर पंत। अब ये सब्जी वगैरह लेकर के और धीरे धीरे पैदल अपने क्वार्टर के सामने पहुंच चुके हैं। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को धोखा हुआ कि किसी गलत जगह में आ गया हूं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ
स्कूटर मोटरसाइकिल बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे, अर्थात कुछ लोग विदाई ले रहे थे और कुछ लोग यहाँ विदाई दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें लगी थी और गुब्बारे लटके हुए थे, रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। ये सारा देख करके और यशोधर बाबू को लगा कि आज शायद मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ।